नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 12th का है। क्लास 12th फिजिक्स का ये पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्लास 12th का फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का ये पेपर है जिसमें बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये एक मॉडल पेपर है जो कि MP बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो इस पेपर को यदि आप पूरा याद कर लेते हैं तो यूँ मान के चलिएगा आपके कम से कम 50-60% क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार ये पेपर है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ, यानी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इनको ढूंढकर अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिएगा, टाइम वेस्ट ना करके हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें भी आ नंबर का हम देखते हैं। आ नंबर का क्या लिखा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों अलग अलग टाइप से दिए और इस टाइप से दिए कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए। तो मेरे अनुसार या मैंने जो देखा या पढ़ा है बुक के अनुसार, तो इसका सही विकल्प रहेगा आपका सेकंड नंबर का, यानी 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको अगर कंफर्म अच्छे से पता है इनमें चारों में से कोई सा भी, तो आपके अनुसार वो आप सही कर लें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया है, इसका मतलब हमें इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते, हम हिंदी मीडियम पढ़ते। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट हम देखें तो सेकंड नंबर पर क्या लिखा है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश उत्पन्न कौन करता है। तो 4 विकल्प वापस हमारे सामने लिखे हुए, तो इसमें से आपको पढ़ लेना है, चारों विकल्प समझ लेना है और जो लगे वो आपको लगाना है। लेकिन मेरे अनुसार जो देखा जाए कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यहाँ पर कौन सा आएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र ये वाला आएगा। मतलब आपका तीसरे नंबर का विकल्प बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसमें कौन सा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए, अगला है हमारा कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है ना। तो यहाँ पर 4 विकल्प वापस हमारे पास है, तो इसमें से पहला आंसर बिल्कुल राइट है। क्या है, वेबर। वैसे चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हो सकता है, आपने टेस्ला भी पढ़ा होगा, लेकिन टेस्ला तब होता है टेस्ला वर्ग मीटर, यानी टेस्ला कब होता है, टेस्ला वर्ग मीटर। तो इसलिए मेरे अनुसार वेबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद में वही इंग्लिश में दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो आप फर्स्ट वाला इसमें आंसर लगा लें, है ना। बाकी का हम हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में अगला अगर हम देखें हम, तो लिखा रहा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध बताइए। तो ये हमें संबंध बताना है। वापस हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से आपका पहले वाला करेक्ट आंसर है, यानी B बराबर E/C। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसके बाद में वापस इंग्लिश में दिया है, तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़े तो ये वाला सही कर ले। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, अगला आया हमारे पास कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए, कहीं ना कहीं ये फेरबदल करके दिए, क्योंकि MP बोर्ड वाले जब भी पेपर बनाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के 100 मार्क कभी नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। या 8 नंबर का पेपर हुआ तो 80 कभी नहीं आएंगे, मतलब वही स्टूडेंट के 80 आएंगे जो पूरी बुक को पढ़ेगा और एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा, उसके ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से उन्होंने दिया है। तो इसका उन्होंने क्या किया, मीटर में अगर देता है तो आप बहुत आसान तरीके से इसको समझ पाते हो, कर पाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिया है मीटर भी दिया, मिलीमीटर भी दिया, फिर मीटर दे दिया, एक अनंत दे दिया। तो इसका मेरे अनुसार बिल्कुल राइट आंसर इसका ये रहेगा चौथे नंबर, 25 मिलीमीटर। क्या रहेगा इसका आंसर, 25 मिलीमीटर।
ठीक है। फिर आपके अनुसार यदि आपको जो बुक में लगे वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पढ़ा होगा, पर जो मैंने पढ़ा है उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये इंग्लिश मीडियम का दिया तो इसमें आप कौन सा ये वाला लगा लेना है ना। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास लिखा रहा है संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल और सरल है। तो उन दोनों के बीच में कालांतर कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर। और यदि इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो आपको ये लगा लेना है ना। चलिएगा देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे देखिएगा। फिर लिखा है मेरा ग नंबर का, क्या लिखा है, द्विविभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली समीकरण होती है। तो जब आप डी ब्रोगली समीकरण से, मतलब ये एक व्यंजक टाइप का है, तो जब आप डी ब्रोगली समीकरण के थ्रू इसको अगर हल करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो आता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी इसका 4th नंबर का बिल्कुल सही आंसर है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। यदि इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको ये लगा लेना है ना। चलिएगा देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तो देखिएगा पहला जो रिक्त स्थान आता है वो क्या कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो एक आदर्श प्रतिरोध जो होता है, एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है अनंत। तो आपको यहाँ क्या लिख लेना, अनंत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनंत, या तो आप बिंदी लगा दें या आधा ना लिख के भी लिख सकते थे, अनंत आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आपको बताता हूँ। दूसरा क्या लिखा रहा, डायनेमो खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित होता है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित, तो जो डायनेमो का जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा उसके आधार पर देखा जाए तो ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, फिर आप नोट कर लेना। इसको लिखेंगे विद्युत, तो यहाँ पर लिख लेना आपको विद्युत, ठीक है। फिर चुंबकीय, ये चुंबकीय, ठीक है। इसका प्रेरण, प्रेरण के, और उसमें आगे लिखा है सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख लेना है। फिर आगे हम देखें तो आगे जो लिखा रहा हमारे पास ये है अगला स नंबर का। स नंबर का लिखा रहा पराबैंगनी किरणों की खोज खालिस्तान ने की थी। मतलब पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी जोहान विल्हेम रिटर ने। कब की थी ये, 1801 में की थी। यहाँ पर कब की थी ये नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया किसने की थी। तो किसने की थी आप नोट कर ले, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। फिर लिखना आपको जोहान, क्या लिखेंगे हम, जोहान, ये लिख लेना आपको जोहान विल्हेम, ये लिखना आपको जोहान विल्हेम रिटर, बस इतना लिखना आपको, ठीक है। जोहान विल्हेम रिटर, और चाहे तो आगे ने भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे लिखा है हमारा द नंबर का, क्या लिखा रहा, विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, उनकी प्रकृति किस टाइप की होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनुप्रस्थ। कैसे लिखेंगे देखिए, आ लिखना है आपको ये अनु, ठीक है, प्र आधा सा और थ, अनुप्रस्थ। इस टाइप से आपको लिख लेना है, ठीक है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ठीक। फिर इसके आगे देखिए हम, इसके आगे लिखा है हमारे पास आकाश के नीले दिखाई देने का कारण खालिस्तान है। यानी आकाश जो नीला दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। तो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको लिख कर बताऊँ। तो लिखेंगे आप प्रकीर्णन, क्या लिखेंगे आप, ये प्रकीर्णन, ठीक है। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर। फिर इसके आगे देखिए हम, इसके आगे लिखा है अगला कि श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। तो किसके कारण दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा है। ये होता है व्यतिकरण के कारण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्यतिकरण। तो यहाँ लिखेंगे व्यतिकरण, ये लिखेंगे व्यतिकरण, ठीक है।
इसके बाद में अगला लिखा है नॉट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं, यानी नॉट गेट का एक नाम और है जिसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमक। तो यहाँ लिखेंगे हम व्युत्क्रमक, ऐसे है ना, व्युत्क्रमक, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है, व्युत्क्रमक ये भी कहते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जोड़ी, सही जोड़ी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जोड़ी मिलान करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो आपको पहले अच्छे से आते हैं उसको मिलान करें, जो नहीं आता उसको सबसे बाद में करें, क्योंकि हो सकता है वो बाद में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाए कि इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो देखिएगा मैं आपको जो तरीका होता है इस तरीके से आप करेंगे तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम करेंगे ग नंबर का, क्या लिखा है, चल कुंडली धारा मापी। तो कहीं ना कहीं धारा मापी कुंडली की बात होती है, तो आपको अच्छे से पता है जब यहाँ पर धारावाही की बात हो रही है धारा मापी, तो इस क्वेश्चन में पूरी जगह कहीं ना कहीं आपको धारा मापी या धारावाही या ऐसे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो गौर से देखिएगा, ये आपका लिखा है 5वें नंबर पे, क्या लिखा है, ये लिखा है धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब ये हो जाता है हम इसको इससे मिलान कर देंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें विद्युत चुंबकीय तरंगी क्वांटम प्रकृति, हम देखेंगे ई नंबर का, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा सरल लग रहा है। देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगी क्वांटम प्रकृति। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो उसकी जो क्वांटम प्रकृति होती है ना, तो वो किस टाइप की होती है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ। तो देखो ऊपर से अगर देखे जाए तो कहीं से कहीं तक इसका मतलब मेरे अनुसार 7वें तक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बचा आपका 3, यानी 8वां 9वां 10वां, इन तीनों में से एक फाइनली इसका आंसर होगा। तो बात किसकी कर रहा है, विद्युत चुंबकीय, ध्यान समझ लेना, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की। तो विद्युत, इन तीनों में से विद्युत कौन सी जगह है लिखा है, तो आपको दिख रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी आपको 8वें नंबर पे ये वाला दिखाई दे रहा है। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम जोड़ी को मिलान करते हैं दिमाग से, माइंड से। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी हम इसको इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम जोड़ी को मिलाते हैं। फिर यदि हम आगे देखें द नंबर का भी हम देख लेते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। क्या होता है द नंबर, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये किसने दिया था, यानी हमें ये वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, और क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी हमें पता रहता है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था, किसने, न्यूटन, इसके ऊपर ही लिखा है जस्ट। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे, किससे, ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। आपको इससे मिलान कर लेना है, मतलब ये वाला आपका सही रहेगा, न्यूटन वाला, है ना। फिर इसके बाद में आगे हम देखें स नंबर का, ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। तो ब्रूस्टर का नियम हमने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसमें ध्रुवण की घटना होती है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पता है। तो ब्रूस्टर का नियम जो होता है वो ध्रुवण की घटना पर डिपेंड करता है, ध्रुवण की घटना होती है, तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अभी भी हमारे पास 3 बचे हुए, तो और भी आप तरीके समझे। अब इसी के जस्ट बाद हम देख लेते हैं ऊपर वाला, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का मतलब गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये XL, क्या लिखा है यहाँ पर, XL। तो इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं आपको X दिखाई देगा या L दिखाई देगा, ये बात की फाइनली गारंटी है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, या तो X या L होना चाहिए किसी भी ऑप्शन में। तो नीचे से अगर देखें 2 ऑप्शन में, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे अगर हम देखें IR, ये भी नहीं हो सकता है, 1/ओमेगा C ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। I²R ये भी नहीं हो सकता है। तो ऊपर ऊपर फर्स्ट नंबर पे लिखा है ω/L, तो मैंने आपसे बोला था X या L कहीं ना कहीं मिलना होना चाहिए, तो इसका हम ये लगा देंगे, यानी जोड़ी हमारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें ऊपर वाला भी देख लेते हैं, अ नंबर का, विद्युत शक्ति P, यानी विद्युत शक्ति की यदि आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसका सूत्र निकल के आता है, तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है ना। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है I/R, ठीक है। क्या होता है, I/R। तो हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, I/R, मतलब ये I² जो R दे रखा, दो जगह दे रखा, ध्यान रखना, आप 30 नंबर पे भी दे रखा और 6 नंबर पे भी दे रखा। तो हमें I²R नहीं लगाना, कौन सा लगाना, I/R, है ना, ये वाला, यानी फर्स्ट नंबर का हमारा ये, इससे ये ऑप्शन हो जाएगा, हम इससे मिला देंगे, ठीक है, IR। इसके बाद अब हमारा बचा लास्ट ये वाला। अब हमें क्या करना है
कि जो बचे हैं उनमें से थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो हमारा लिखा है जेनर डायोड, जेनर डायोड, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 30 नंबर का तो हो नहीं सकता है और चौथे नंबर का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जेनर डायोड जो होता है वैज्ञानिक, उसने किसी न किसी का सिद्धांत दिया होगा, यानी किस पर वो आधारित उसने बताया होगा। तो ये तो सूत्र के रूप में तो ये तो हो ही नहीं सकता है 101%। अब नीचे के आपके बचे कौन सा, 9वां और 10वां। तो प्रकाश का प्रकीर्णन और वोल्टेज नियमन। तो गौर से देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन अभी जस्ट हमने पढ़ा था, यानी आकाश को जो नीला दिखाई देना वो किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। तो ये तो इससे संबंधित हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है जो जेनर डायोड है वो हमारा वोल्टेज नियमन हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से हमने जोड़ी को मिलाने का प्रयास किया है। जो मैंने ट्रिक, जो मैंने टेक्निक बताई, इसी टाइप से अगर आप परीक्षा में मिलान करेंगे तो 99% आपकी जोड़ी सही हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि लिखा है यहाँ पर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है। इसका भी आ नंबर का हम पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँ। उसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखना आपको वोल्ट, इस टाइप से वोल्ट है ना, और यह प्रति लिख के ये मीटर लिख देना है, बस इस टाइप से लिखना, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब इसी के बाद में ब नंबर का अगर देखें तो क्या लिखा है, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यदि हम 2 ओम और 3 ओम को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R का मतलब होता है प्रतिरोध। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 और R2 के स्थान पर हम 2 और 3 लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5/6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और बटे में 6, यानी 5/6 ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। आप करके देख सकते हैं। इसके बाद में अगर स नंबर का देखें, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर ये अपन ने पढ़ा है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण। अब मैं आपको लिखकर बताऊँ कैसे लिखते हैं। देखो, आपको लिखना है अन्योन प्रेरण, है ना, ये लिख लेना आपको, अन्योन या है ना, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत। ये आप लिख देना, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत। फिर उस पर लिखा ही रहा आगे जो भी है वो, ठीक है। इसके बाद में फिर अगला हम देखते हैं। इसके बाद में 10 नंबर का लिखा है, भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। यानी जो घर है उसमें जो विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है ना, वो किस टाइप की होती है, कैसी होती है, कितने वोल्ट की या कितने हर्ट्ज की होती है। तो देखिएगा, जो विद्युत धारा है उसको हम हर्ट्ज में नापा जाता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है, भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है आपका 50 हर्ट्ज। कितना होता है, तो आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 50, यानी इस टाइप से 50 और हर्ट्ज ऐसे लिखना है। और चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं होती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यह होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला हम देख लेते हैं क्या है, कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। यानी जो कोहरा होता है, ठीक है, जो कोहरा छाता है उस समय हम ऐसी कौन सी किरण होती है जिसके माध्यम से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है अवरक्त किरण। क्या होती है, अवरक्त किरण। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसने जो पूछा उसके आधार पर लिखेंगे, कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए, है ना, देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखें, उपयोगी किरणों। तो हम ये लिखेंगे अवरक्त किरणों। क्या नाम लिखेंगे, अवरक्त। तो लिखेंगे अवरक्त, ठीक है, ये लिख दिया हमने अवरक्त और किरणों। तो की र और नो, ये आपको लिख देना, ये अवरक्त किरणों, ठीक है, इस टाइप से आपको लिख लेना। फिर इसके बाद में अगला हम देख लेते हैं। अगला हम देखें तो फ नंबर का लिखा था स्नेल का नियम।
अब स्नेल का नियम आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्नेल का नियम तो स्नेल का नियम होता है। ठीक है, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसमें संभव नहीं है मैं आपको पूरा लिख कर बताऊँ। तो स्नेल का जो नियम होता है वो होता है आपतन कोण की ज्या, या हम इसको ये भी कह सकते हैं आपतन कोण की साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1μ2 बराबर साइन आई अपन साइन आर, ये हम लिखते हैं, जहाँ पर आई बराबर आपतन कोण की साइन है, आपतन कोण की ज्या है, और आर बराबर अपवर्तन कोण की ज्या है। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें हम, ग नंबर का क्या लिखा है, सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पी एन संधि डायोड का प्राचीन विभव कितना होता है। तो इसका सही आंसर आपका 0.7 वोल्ट। तो आप यहाँ लिख लें 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये स्टेप्स आपको लिख लेना है, 0.7 वोल्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। आगे देखो, एक क्वेश्चन और लिखा है हमारे पास, लिखा है ज्वलनशीलता पदार्थ को ले जाने वाली गाड़ियों जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती है, क्यों। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको देख ले कर लें। इसके बाद में जो अथवा लिखा है ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। धारिता का ऐसा ही मात्रक, ये बिल्कुल मेरे अनुसार आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट करें, मतलब इसको अच्छे से याद कर ले, परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं और आईएमपी हम क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर अथवा में लिखा है यहाँ पर, अथवा में फिर लिखा है हमारे पास एक क्वेश्चन और है अथवा में, अनओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। अनओमीय, देखिएगा ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अनओमीय। तो मेरे अनुसार ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, सरल रहेगा। यदि आपको इन दोनों में से जो आपको सरल लगे, जो अच्छा लगे, जो मिल जाए उसको आप याद कर ले। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है। अपने उत्तर का कारण दीजिए, यह कारण लिखिए। फिर इसके बाद में अथवा में एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो मेरे अनुसार ये बिल्कुल आईएमपी और सरल, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कर ले। मतलब आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो आपको सरल लगता है, अच्छा लगता है, पर मेरे अनुसार ये ज़्यादा काफ़ी बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर देखें, स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में कोई दो अंतर। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, ये बिल्कुल परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, इसको अच्छे से आप कर लें, है ना। फिर इसके बाद में अथवा में यदि देखा जाए तो लिखा रहा विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती। तो मेरे अनुसार ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, यानी दोनों में से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में नवा क्वेश्चन देखिए, वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों। फिर इसके बाद में अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है मेरे अनुसार ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं। यस, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों, बात एक ही है। फिर यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दिया उन्होंने, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई दो अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इन दो में से एक क्वेश्चन परीक्षा में 99% आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर ले। इसके बाद 11वां क्वेश्चन हम देखें, डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों। फिर अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है, निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो ये निरोधी विभव के नाम से जो आया, बिल्कुल सरल सिंपल, जो कि हमने कई बार पढ़ा है। और अगर देखा जाए तो डी ब्रोगली समीकरण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पढ़ चुके हैं। तो आपको जो इस दोनों में सरल लगता है, जो मिलता है, उसको आपको याद कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखें, एक द्विआधारी सिग्नल 1,01,011 को नॉट गेट पर निवेशित किया जाता है, तो निर्गत सिग्नल क्या है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका अगर देखा जाए तो जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल है ये, है ना, यानी एक सवाल टाइप का है। लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि नॉट गेट से पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, या एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन जो इसके अथवा में लिखा है क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया को समझाइए। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट और सरल और
इम्पोर्टेंट भी है ना। तो आपको जो दोनों में से अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में कोई तीन अंतर। बिल्कुल भाई साहब ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी, आप इसको नोट डाउन कर ले, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। फिर अथवा में अगर देखें हम तो लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई तीन अंतर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अंतर पूछेगा, इसका मतलब परीक्षा में 100% दोनों में से फाइनल एक आएगा। लेकिन मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में कोई तीन अंतर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 2 या 3 तो क्वेश्चन ही है जिसमें से ये इंपॉर्टेंट आ चुका है। क्या क्या पूछा उसको देख लेते हैं। विद्युत परिपथ सूत्र की स्थापना, सावधानियां कोई दो। ठीक है, अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन और निश्चित है जो नीचे दिया है, हम देख लेते हैं क्या है वो। देखिए ये अथवा में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन उन्होंने कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न लिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। पहला लिखा है हमारे पास विद्युत परिपथ सूत्र की स्थापना और सावधानियां कोई दो। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी वो जो ऊपर अभी हमने जस्ट पढ़ा है और एक ये, यानी दोनों बिल्कुल फाइनली बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये एक निश्चित आएगा परीक्षा में। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में फिर अथवा में यहाँ पर दिया है उन्होंने कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख ले, दोनों में से दोनों सरल है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख ले। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बायो-सेवर्ट का नियम है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। फिर आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का, एक लेंस की क्षमता -2.5 डी है, लेंस की प्रगति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर अथवा में लिखा है यहाँ पर कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन 3/2 है, तो कांच वायु के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों जो हमारे जो न्यूमेरिकल है ना, तो इस दोनों में से ये जो पहले नंबर का दिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। यानी लेंस की क्षमता का आपको सूत्र लगा के करना है, बिल्कुल सरल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर देखें कि दिष्टकारी किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। ये लिखा है पहला परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा लिखा निवेशी तथा निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से कर ले। तो जैसे सिर्फ यहाँ पर पहले परिभाषा पूछ ली, दिष्टकारी किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग। तो थोड़ा सा ध्यान दे लें आप, ये क्वेश्चन जो लिखा है पूर्ण तरंग, एक होता है अर्ध तरंग और एक होता है पूर्ण तरंग, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही यहाँ पर पूर्ण तरंग दिया है लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अर्ध तरंग भी करके जाना, क्योंकि दोनों में से हो सकता है कोई सा एक रख दे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% परीक्षा में आने की उम्मीद है। फिर इसके अथवा में देख लेते हैं क्या है, तो इसके अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है एंड एवं और गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तुल्य परिपथ एवं सत्य सारणी लिखिए। तो ये भी बिल्कुल सरल है, अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद में अगला हम देखते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका आईएमपी, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, निरक्षीय स्थिति। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन निरक्षीय और अक्षीय स्थिति जो इस चैप्टर में वो बिल्कुल आईएमपी है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, निरक्षीय स्थिति यहाँ पर दी है लेकिन आपको अक्षीय स्थिति भी याद करके जाना है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में आने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निरक्षीय अक्षीय स्थिति, ये गॉस का प्रमेय, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन है जो बिल्कुल आईएमपी होते हैं। ठीक, फिर इसके अथवा में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखिए इसके अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आप, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक पूछा है, तो ये भी बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि एक संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक आता है ना। तो ये बिल्कुल सरल भी है और अच्छा भी, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का, कि श्रेणी
LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर, फिर दूसरा लिखा है परिपथ की प्रतिबाधा, और सी नंबर पे परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर, है ना। तो ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल IMP क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है 2 या 3 तो क्वेश्चन ही थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये मान लो आप LC RC यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको आप सभी को याद कर ले, उनमें से एक क्वेश्चन फाइनली परीक्षा में आना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, 2 लंबी धारावाही परिनलिकाओं के अन्योन्य प्रेरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो 2 लंबी परिनलिकाओं, तो ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी कर ले, लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ इसकी अपेक्षा अगर ये देखें तो ये ज़्यादा काफ़ी बेटर रहेगा, सरल भी है और अच्छा भी है। लेकिन फिर भी जो आपको सरल लगता है वो आप कर लें, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर मैं फिजिक्स के मैंने टोटल कितने 19 क्वेश्चन थे, मैंने सभी को मेरी भाषा में समझाने का प्रयास किया। अब आप अपनी भाषा में इनको याद कर लें और परीक्षा में अच्छे से इनके सभी के आंसर लिख कर आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इसी टाइप के और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।